हेलो एवरीवन, जैसे कि हमारा 10th क्लास का चैप्टर 3 जो है वो चल रहा था। तो हमने जो है वो क्या सीखा था अब तक, मेटल, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन विद वाटर। तो अब जो नेक्स्ट है वो हम क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या रिस्पॉन्स रहेगा, राइट। तो फर्स्ट जो है वो क्या है, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कि जो मेटल है वो जैसे ही एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे मेटल लिया, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, हमें क्या मिल रहा है, साल्ट एंड हाइड्रोजन। आफ्टर दैट हम इसके अंदर ये केस लेके चलते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में आता है कि रिएक्शन बतानी है मेटल के एसिड के साथ, देन तो आपने ये केस ज़रूर बताना है, इसके साथ ही ये जो है ये कंप्लीट होगा, आप बेटर मार्क्स लोगे। तो क्या है, हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ओके, तो यहाँ से जो है आपका एमसीक्यूज भी तैयार होता है कि ऐसा कौन सा एसिड है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, दैट इज नाइट्रिक एसिड। दिस इज द एक्सेप्शन केस हेयर। Then you say here that hydrogen gas is not evolved when a metals react with nitric acid. Reason, अगर ये क्वेश्चन बन रहा है, मोस्ट ऑफ द केस है कि क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व क्यों नहीं होती जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, बिकॉज दिस इज द एक्सेप्शन केस। देन यू से हियर इट इज़ बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या, कि जो ऑक्सीजन को क्या करता है, लूज करता है, ठीक है। तो HNO3 जो है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, इट ऑक्सीडाइज द H2 प्रोड्यूस टू वाटर। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करेगा और H2 जो है उसको क्या बना देगा, वाटर बना देगा, क्योंकि जो ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन H2 के पास क्या भेज देगा, ये ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रिपेयर हो गया, वाटर प्रिपेयर हो गया, एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस्ड टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, और खुद को क्या कर लेगा, रिड्यूस कर लेगा। किस फॉर्म में रिड्यूस कर लेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड के किसी भी फॉर्म के अंदर, लाइक N2O, NO, NO2, इस फॉर्म में क्या कर लेगा, खुद को लूज़ कर लेगा, ठीक है, रिएक्ट कर लेगा। इट्स मीन्स यहाँ पे अगर क्वेश्चन रिएक्ट फॉर्म हो रहा है तो आप क्या बताओगे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व इसलिए नहीं होती, मेटल जब रिएक्ट करता है किसी भी नाइट्रिक एसिड से तो हाइड्रोजन गैस इसलिए इवॉल्व नहीं होती क्योंकि HNO3 जो है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या करेगा, H2 को क्या फॉर्म कर देगा, वाटर फॉर्म कर देगा, और खुद क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा, किस फॉर्म में, नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्म में, लाइक N2O, NO या NO2। यहाँ पे हम ये रिएक्शन भी फॉर्म कर सकते हैं कि HNO3 ने जब मेटल के साथ रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट के साथ क्या रिएक्ट हो गया, वाटर फॉर्म हो गया। ओके, देन नेक्स्ट क्या, एक्वारिजिया या रॉयल वाटर, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर क्वेश्चन भी आप आता है तो आप क्या बोलोगे, इट इज़ a freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1। कि कब प्रिपेयर होगा, इसके अंदर किस किस चीज़ का मिक्सचर है, इसके अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड है क्या होगा, नाइट्रिक एसिड होगा, जिसका जो रेशियो है वो क्या है, 3:1 है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू reagent that is able to dissolve gold and प्लेटिनियम। सिर्फ कौन से, यही एक ऐसा रिएजेंट है जो क्या हो रहा है, डिजोल्व होता है किसके अंदर, गोल्ड और प्लेटिनियम के अंदर। तो एक्वारिजिया या रॉयल वाटर के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे कि ये क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर है, मिक्सचर है किसका, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड है क्या लगेगा, नाइट्रिक एसिड, उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, राइट। देन रिएक्शन ऑफ मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट्स। तो इसके अंदर क्या है, अगर सिंपली या इजी मेथड क्या है कि मेटल ए जो है वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा किसको, मेटल बी को, कब, इसके सॉल्यूशन से, ठीक है। तो वो क्या होगा कि वो बी वाला मेटल से क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जब रिएक्शन मेटल मतलब मेटल जो है वो किसी सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इट्स मीन्स यहाँ से क्या पता चला कि जो मेटल ए है वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा मेटल बी को सॉल्यूशन से, तो वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। रिएक्शन है कि मेटल ए जो है जब वो रिएक्ट कर रहा है किस किस के साथ मिलके, साल्ट और सॉल्यूशन बी लेके, तो वहाँ से फॉर्म हो रहा है साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए, और क्या फॉर्म होगा, मेटल बी होगा। आफ्टर दैट
Electrovalent ionic compound. Electrovalent ionic compound, it's the most important here, that the compound formed by the transfer of electrons from a metal to a non-metal are known as ionic compound and electrovalent compound. वो कंपाउंड जो कि द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को मेटल से नॉन मेटल। जब मेटल से नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के साथ ही जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, और इसी प्रॉपर्टीज़ के अंदर से ही आपके क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं कि ऐसा है तो ये रीज़न क्या होगा, ऐसा है तो इसका रीज़न क्या है। तो ये प्रॉपर्टीज़ मस्ट हैं, इसके साथ साथ कर लेना। वैसे अगर ये 5 या 6 नंबर में आता है कि आयनिक कंपाउंड उसकी प्रॉपर्टीज़, तो आप ये कंप्लीट डिफाइन करोगे। अदरवाइज जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वहीं से बीच बीच में से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, तो यहाँ पे फोकस रखना। तो क्या है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। तो फर्स्ट क्या है, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड and are somewhat hard because of the strong force of attraction between the positive and negative ions. तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड है, वाई सॉलिड और हार्ड क्यों है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किस किस का, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का। फॉर एग्जांपल जैसे पॉजिटिव देन नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नो गैप इन हियर दैट। इट्स मीन्स आयनिक कंपाउंड क्या है, सॉलिड है, हार्ड है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। एंड देन अनदर इज आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, ये क्वेश्चन। देन दिस इज बिकॉज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक अट्रैक्शन, क्योंकि इसके अंदर जो है सिर्फ कंसिडरेबल एनर्जी ही चाहिए ब्रेक करने के लिए स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक अट्रैक्शन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, कंसिडरेबल मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो इससे क्या है, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Then other is इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जो है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल है, और इनसोल्यूबल किसके अंदर है, सोलवेंट के अंदर। तो सोल्यूबल है वाटर के अंदर, इनसोल्यूबल है सोलवेंट के अंदर, जैसे केरोसिन, पेट्रोल एट्सेट्रा। देन यहाँ से 2 केस बनेंगे। फर्स्ट 4th पॉइंट है, आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ड्यू टू बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिगिड स्ट्रक्चर, क्योंकि आयंस का मूवमेंट जो है वो क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं करते। ये क्वेश्चन बन जाता है कि आयनिक कंपाउंड, वाई आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देन बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन इन द सॉलिड इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि सॉलिड के अंदर मूवमेंट, आयन का जो मूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बी, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। मोल्टन मतलब लिक्विड स्टेट, कि आयनिक कंपाउंड जो है वो मोल्टन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयन आर ओवरकम ड्यू टू हीट। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मोल्टन स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अपोजिट चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके अंदर क्या होगा, वो ओवरकम हो जाएगा, बाहर आ जाएगा ड्यू टू हीट ज़्यादा होने के कारण। तो आयंस जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब फ्रीली मूव करेंगे तो वो क्या करेंगे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आयनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं लिक्विड स्टेट के अंदर। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मोल्टन स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अपोजिट चार्ज के अंदर क्या हो जाएगा, ओवरकम हो जाएगा, क्योंकि हीट के रीज़न से। तो यहाँ से आयंस जो है वो फ्रीली मूव करेंगे, और अगर फ्रीली मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये जो 2 पार्ट हैं, जो 4th केस है, ये हमेशा एग्ज़ाम में आता है कि या तो ये आएगा आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं करते, और अगर करते हैं तो वो क्यों करते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं आयनिक सॉल्यूशन का। उसके बाद अब यहाँ पे ये सोडियम है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन देना है, और क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अभी ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको
दे देगा, क्योंकि ये दे रहा है, ये मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है, और ये क्लोरीन है, ये नॉन मेटल है। तो इससे रिएक्ट करके ये Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो आयनिक कंपाउंड के साथ ये एक एग्जांपल मस्ट है, ये देना ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज़ है तो कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ देनी है। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।